नमस्कार। आप सभी का एग्जाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्जाम टाइम एकेडमी प्रतिदिन की तरह आज भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो भूगोल का है, आर्थिक भूगोल, ठीक है, उसमें संसाधन एवं उनका वर्गीकरण एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न बनता है। लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हम जब कभी सिलेबस को पूरी तरह नहीं देखते, उन्हीं टॉपिकों को बहुत ज़्यादा देखते हैं जो हमारे दिमाग में शुरू से रहते हैं, ठीक है। तो इससे जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया, इस तरह का प्रश्न तो नहीं आना चाहिए, ठीक। यह भी आपके आर्थिक भूगोल से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन बनता है। तो आइए इसके कुल खोज कर महत्वपूर्ण 13-14 क्वेश्चन लगाए गए हैं और जल्दी से 30 मिनट 20 मिनट जितना जाता है उसको देख लेते हैं और अपना ज्ञान और बेहतर बनाते हैं ताकि एग्जाम आपका हो और आपके एग्जाम के हों। आपका एक पद इस बार सुनिश्चित रहे। देखिए, डेट बढ़ती जा रही है, अपनी तैयारी भी आप बढ़ाते जाइए क्योंकि कंपटीशन है ये। कब कौन आगे निकल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके पहले जिसके घर पे शादी विवाह रहे होंगे, हो सकता है उसकी तैयारी ना हो पाई हो, लेकिन अब जब लगभग 2.5 महीने फिर मिल गया है तो वह भी लग गया है कि मैं भी अब तैयारी कर सकता हूं और बहुत बेहतरीन ढंग से लगकर हो सकता है आपसे आगे निकल जाए। तो आप चूंकि शुरू से लगे हुए हैं इसलिए और कमजोर कड़ियों को ढूंढिए और उस पर काम करिए ताकि आप इस बार निश्चित रूप से एक पद ले पाए। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं। भूगोल का आर्थिक भूगोल, संसाधन एवं उनका वर्गीकरण, ठीक है। आप बाकी चीजें जान ही रहे हैं कि यह घटना चक्र युद्ध शिल्पी का निचोड़ सीरीज चल रहा है। कौन सा सीरीज? निचोड़, बाकी कुछ बचेगा नहीं यहां से। पहला ही क्वेश्चन लगा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसका है? देखिए, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह कथन किसका है? क्या बोमैन या गोत्स्ट का है, कार्ल सावर या एंड्री का है, काशीनाथ सिंह एवं जगदीश सिंह का है, या जिम्मरमैन व मिचेल का है? तो ये स्टेटमेंट किसकी है? जिम्मरमैन और मिचेल की है। किसकी है? जिम्मरमैन और मिचेल की है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इनका एक और कथन है जो हमेशा पूछा जाता है, क्या? कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। और मैं बता दूं, संसाधन जो चैप्टर वो हाई स्कूल का है। संसाधन जो चैप्टर है हाई स्कूल का है और हाई स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है बहुत बेहतरीन ढंग से। तो हाई स्कूल, चूंकि हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान भी इस पे जाता रहता है, अभी इस वीडियो नहीं जा रही है, तो उसको भी अगर आप देख लेंगे तो भी ये क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है, कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन दरअसल होते नहीं है, बनाए जाते हैं। प्रकृति में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, उपहार स्वरूप दी गई हैं, उन सभी को साधन कहते हैं। जब मनुष्य उसको अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा अपने आवश्यकता के अनुसार ढाल लेता है, बना लेता है, निर्मित कर लेता है, तो वही वस्तु में संसाधन बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? संसाधन बन जाती हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, इनका एक सामान्य उपयोग है कि वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, फल फ्रूट दे रहे हैं, लेकिन मनुष्य के दिमाग में आया कि हम इनसे फर्नीचर का निर्माण करेंगे, मेज कुर्सी बनाएंगे, ठीक है, चौखट बाजू बनाएंगे, दरवाजे बनाएंगे, खिड़कियां बनाएंगे, तो वही क्या हो गए? संसाधन हो गए। क्या हो गए? संसाधन हो गए। ऐसे स्थल पड़ा हुआ है, ठीक है, मनुष्य के दिमाग में आया कि हम इस पे कृषि बनेंगे, इसको खेत उन्होंने बना लिया, जिसको क्षेत्र कहते हैं संस्कृत में, लेकिन खेत ज्यादा प्रचलन में है, तो मिट्टी संसाधन हो गया। जल ऐसे बह रहा है, जल पे हमने बांध बनाकर उस पे विद्युत पैदा करने का काम कर ले, तो जल भी संसाधन हो गया। इसी तरह से वायु से पवन चक्की चल रही, तो वायु भी संसाधन हो गया। तो इसीलिए जिम्मरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। ये किसका कथन है? जिम्मरमैन का। जिम्मरमैन, ये भी पूछा गया है कभी, ठीक है ना जी। हाँ, आगे कह रहा है आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? अब देखिए, ये आर्थिक लिखना
भूल गए हैं, थिक लिख दिए, ठीक है। आप इसको क्या कर लेंगे, आर्थिक कर लेंगे। हमारे टाइपराइटर महोदय जो है अभी थोड़ा नए हैं, ठीक है, उनको साथ साथ में बैठाया हुआ हूं, क्योंकि आगे चलकर वो भी आप ही की तरह कंपटीटर बनेंगे। भूगोल उनको अच्छा लगता है पढ़ना, तो देखें कि क्या क्या कमी है ताकि उस पर सुधार कर पाए, और साथ साथ सीखते भी हैं। वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है, तो आर्थिक भूगोल आप जानते हैं, जिमरमैन से ही आप जान सकते हैं कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। और भूगोल तो प्राकृतिक चीज है, ठीक है, लेकिन आर्थिक भूगोल प्राकृतिक चीजों से ही मनुष्य उसको विभिन्न प्रकार की क्रिया करके आर्थिक भूगोल बनाया है ताकि उसको अर्थ की प्राप्ति हो सके। तो यह कौन सा भूगोल है, मानव भूगोल की शाखा है। किसकी है, मानव भूगोल के शाखा के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। आइए, कह रहा है कि संसाधनों का विकास निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है। गजब का क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी भी संसाधन का विकास किस पर निर्भर करेगा, ठीक है, मानव की बुद्धिमत्ता पर। जी बिल्कुल, ठीक है, जहां का मानव जितना बुद्धिमान होगा उतना ही बेहतरीन ढंग से वह वहां के संसाधनों को विकसित करेगा। तो ये भी सही, ये सही है। मानव की संस्कृति पर यह भी सही है कि किसी भी जगह के संसाधन को वहां की मानव की संस्कृति और सभ्यता, ठीक है, जिस ये संस्कृति जो है वो सभ्यता वाला है, उस पर डिपेंड करता है कि मानव सोचता कैसे है, ठीक है, मानव सोचता कैसे है, किस चीज को वह संसाधन बनाना चाहता है या नहीं। तो ये इस पर भी निर्भर करता है। कर मानव के वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान पर, यह भी बहुत अच्छा है। हमारा तकनीकी ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान जितना बढ़ता जाएगा उतना हम संसाधनों का विस्तार और विकास करते जाएंगे, ठीक है। यही कारण है कि आज मनुष्य देखिए कहां से कहां पहुंच गया है, ठीक है। यानी उपयुक्त सभी, क्या उपयुक्त सभी। आगे कह संसाधन संरक्षण से आशय क्या है, संसाधन संरक्षण से आशय क्या है। संरक्षण का देखिए जो तात्पर्य है, ठीक है, वह संसाधनों के बचाने से बहुत नहीं है, संसाधनों को उचित ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग से है। क्योंकि संसाधन आपके लिए उपयोग के लिए बने हैं। केवल आप सोचेंगे कि नहीं अपनी आवश्यकता है और संसाधनों का उपयोग ना करें तो ये दिक्कत है। तब संरक्षण क्यों इस्तेमाल किया है। संरक्षण का मतलब यह है कि इस तरह से उपयोग करिए ताकि संसाधन समाप्त ना हो जाए। मतलब सतत संपोषणी विकास के अंतर्गत कि आप एक पेड़ काटिए तो दूसरा लगाइए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस संसाधन से, ठीक है, अपना विकास कर सके। ऐसा नहीं कि सब कुछ अपने ही भोग कर चले जाइए, ठीक है ना जी। अब देखिए इसमें कौन सा है जो उपयुक्त लग रहा है। संसाधनों का अनुपयोग तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि बिना संसाधन के उपयोग के आप रह ही नहीं सकते। संसाधनों के उपयोग कृपणतापूर्ण यानी कंजूसीपूर्ण नहीं है, कंजूसीपूर्ण भी नहीं करना है, लेकिन अपव्ययी तरीके से भी नहीं करना है कि आपके पास अगर कपड़े हैं तो जबरदस्ती खरीद रहे हैं। इस मामले में थोड़ी सी महिलाएं जो हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। पुरुष भी आज के हो गए 4-6 जोड़ी जूते पहन रहे हैं। भाई ऐसे आपके पास पैसा है तो इसका मतलब नहीं है कि आप सब कुछ बिना तरीके का यूज करिए, नहीं। संसाधन उपयोग आप उतना करिए जितना आपको जरूरत है, जरूरत से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये भी नहीं सही होगा। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ये सही है, ठीक है। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सतत और संपोषणी विकास के तहत होना चाहिए, इसीलिए इन सब चीजों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे कह रहा है कि संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन इसी से गलत हो जाता है। कह रहा है कि संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी के लिए त्याग है, ठीक है। संरक्षण का अर्थ ये भी सही है, संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उसके संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग है, यह भी सही है। मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, यहां तक तो सही है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं, यही गलत है, ठीक है। कोई भी संसाधन है सबके संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है, सबके संरक्षण की आवश्यकता, तो ये गलत है। बाकी संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, तो ए, बी और डी 100% सही है, ठीक है, यही सही नहीं। कौन सा? सी। कह रहा है कि निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए एवं कूट से सही उत्तर चुनिए। ज्ञान
एवं प्राविधिकी मतलब तकनीकी प्रमुख संसाधन है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान और प्राविधिकी जो होती है अगर वो नहीं है तो किसी भी चीज का विकास नहीं हो सकता। दूसरा, अगोचर वस्तुएं संसाधन हो सकती हैं। हाँ, अगोचर जो अभी तक आपको ज्ञात नहीं है, अभी आपकी नजर में नहीं है, लेकिन वो हैं, अगर मौजूद हैं तो वह भी संसाधन हो सकती हैं। ये भी सही है। प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन, ये गलत है। प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन नहीं है, ये अनवीकरणीय संसाधन है, यानी परंपरागत संसाधन है, क्योंकि ये समाप्त हो जाने वाला है। इसकी सीमित मात्रा है, समझ में आए, निश्चित मात्रा है। यह क्या है? समाप्त हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। तो 1 और 2 दोनों सही है, बाकी तीसरा जो है वो गलत है। आगे कह रहा कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का संसाधन है। जबरदस्त क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, आप जानते हैं, जो पेड़ पौधों का खुराक है। क्या है? पेड़ पौधों का खुराक है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो अप्रयुक्त संसाधन है, अप्रयोजनीय संसाधन है, संभाव्य संसाधन है, गुप्त संसाधन है। गुप्त भी नहीं है, अप्रयुक्त भी नहीं, अप्रयोजनीय भी नहीं है, संभाव्य हो सकता है आगे चल के कोई ऐसी तकनीकी विकसित हो। ठीक है, आगे चल के कोई ऐसी तकनीकी विकसित हो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी मनुष्य के लिए उपयोगी हो जाए, तो ऐसे संसाधनों को संभाव्य संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। आगे कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र तथा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। ध्रुवीय और उष्ण मरुस्थलीय, ध्यान दीजिएगा, संसाधनों के उच्च विकास प्रदेश के अंतर्गत, संसाधनों के अल्प विकास प्रदेश के अंतर्गत, संसाधनों का विकास की सीमित संभावनाओं वाले प्रदेश के अंतर्गत, या इनमें से किसी भी प्रकाश के अंतर्गत। आप देखिएगा, ध्रुवीय क्षेत्र जो है और मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये दोनों विषम परिस्थिति वाले क्षेत्र हैं, जहां पर मनुष्य बहुत विरल पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कौन सही हो सकता है इसमें। संसाधनों के अल्प विकास प्रदेश के क्षेत्र है, या संसाधन विकास की सीमित संभावनाओं वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये भी आपको सही लग रहा होगा, ये भी सही लग रहा होगा, लेकिन दोनों में से कौन आप सही मारेंगे? ठीक है, तो आप बी को सही मानिए। फिलहाल संसाधनों के अल्प विकास प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अल्प विकास, अभी उनका बहुत विकास नहीं हो पाया है। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नव्यकरणीय संसाधन है? नव्यकरणीय संसाधन है, ठीक है, जिसको पुनः बनाया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जाता है, ऐसे संसाधनों को नव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, नव्यकरणीय संसाधन जिसको पुनः बनाया जा सके, जिनको पुनः प्राप्त किया जा सके। ठीक, कोयला नहीं, ये नहीं है। खनिज तेल, ये भी नहीं है। प्राकृतिक गैस, ये भी नहीं है। वन जो है, इन्हें पुनः बनाया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः उगाया जा सकता है। ठीक है ना जी। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अब देखिएगा, सर्वसुलभ, हाई स्कूल 10th में है एकदम ये। ठीक है, आप पढ़े होंगे, नहीं तो जाके किताब देख लीजिएगा, इसी तरह से पूरा दिया हुआ है। सर्वसुलभ कौन है, सामान्य सुलभ कौन है, विरल कौन है, एकल कौन है। सर्वसुलभ का मतलब जो हर जगह हो, हर जगह हो, हर जगह हो, ऐसा कौन सा इसमें दिख रहा है आपको? देखिए, ऑक्सीजन, क्रायोलाइट, सोना, या मिट्टी, इसमें सर्वसुलभ आपको कौन दिख रहा है? ठीक है, ये यहीं तक आप मान के चलिएगा, ये। ठीक है, मिट्टी तक। ठीक, आइए, सर्वसुलभ इसमें कौन लग रहा है आपको? सर्वसुलभ तो ऑक्सीजन हर जगह है, सर्वत्र है। समझ में आई बात? पृथ्वी पर सभी जगह पे ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? सर्वसुलभ के अंतर्गत रखेंगे। सामान्य सुलभ, सामान्य सुलभ का मतलब हर जगह तो है, ठीक है,
लेकिन सर्व सुलभ नहीं है कि ऐसा कौन सा है? मिट्टी। मिट्टी क्या है? सामान्य सुलभ है, ये भी लगभग लगभग हर जगह मिल जाती है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन जितना सर्व सुलभ नहीं। एक 5 स्टार होटल में आप बैठे हैं, चाहे जहां बैठे हैं ऑक्सीजन हर जगह है, लेकिन हो सकता मिट्टी वहां ना हो, ठीक है ना जी। हाँ, विरल सुलभ कौन है? विरल, विरल सुलभ कौन है? तो देखिएगा, विरल सुलभ है सोना। यह हर जगह नहीं है, कम ही जगह है, कहीं कहीं है, ठीक है ना जी। और एकल सुलभ है क्रायोलाइट। एकल सुलभ में है क्रायोलाइट। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच करा। ए में देखिए, ए में देखिए 1 4 3 2 1 है। ए में 1 4 3 2 1 है। इनसे कहा जाएगा आगे चल के ये क्या करेंगे, ये बगल में लेकर इसको, जो ऑप्शन है इसको बगल में लेकर इस तरह से सजाएंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल इसका मैंने बना दिया है। ए के साथ 1 को ले लीजिएगा, ए के साथ 1 को ले लीजिएगा, बी के साथ आप 4 को ले लीजिएगा, सी के साथ आप 3 को ले लीजिएगा, और डी के साथ 2 को ले लीजिएगा। इस आधार पर यही सही होगा, लेकिन आपको तब मजा आएगा जब इसके ऑप्शन ऐसे भी लगे होंगे, ठीक है ना जी। हाँ, खैर आंसर आपको पता चल गया। कह रहा है कि कृषि लायक भूमि निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है। अभी इसी से प्रश्न आया था। ये सारे प्रश्न किन्हीं न किन्हीं एग्जाम में पूछे गए हैं। सामान्य सुलभ, विरल सुलभ, सर्व सुलभ या एकल सुलभ। तो सामान्य सुलभ के अंतर्गत मिट्टी आएगी। मिट्टी किसके अंतर्गत आएगी? सामान्य सुलभ के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़िए। कह रहा है कृषि लायक भूमि निम्न में से किस संसाधन कोटि का है? कृषि लायक भूमि, ये भी सामान्य सुलभ। क्या? सामान्य सुलभ। आगे कह रहा है कि RF दासमन के अनुसार आपूर्ति के आधार पर किए गए संसाधन वर्गीकरण में वनस्पति निम्न में से कौन सा संसाधन? RF काहन, RF दासमन, ये भी आर्थिक भूगोल वेत्ता है। इनके अनुसार कह रहा है कि कृषि, इनके अनुसार वनस्पति निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अक्षय, नवीकरणीय, अनवीकरणीय या पुनर्चक्री? तो देखिएगा वनस्पति को फिर से उगाया जा सकता है, यानी यह एक नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। कह रहे वर्तमान में वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। वन संसाधनों के घटने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? मिट्टी अपरदन, वनीय आग, बाढ़ें, अधिक गिरना। तो इस समय वन की आग, दावानल जिसे कहते हैं, ठीक है, ये आग लग के पूरा पूरा वन ही साफ हो जा रहा है। अभी देखिएगा मानव की क्रियाकलाप दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश, ठीक, पूरा IT सेक्टर को विकसित करने के लिए पूरी तरह से वन ही उजाड़ा जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हस्तक्षेप किया, ठीक है ना जी, तब जाके रुका। फिलहाल कह रहे सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से विश्व के 2 सबसे गरीब महाद्वीप कौन से हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से विश्व के 2 सबसे गरीब महाद्वीप। तो देखिएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2 सबसे गरीब महाद्वीप की बात अगर करें तो अफ्रीका और अंटार्कटिका है। अफ्रीका और अंटार्कटिका है, ठीक है जी। हाँ, आगे कह रहा कि शिक्षण कार्य है आर्थिक क्रियाओं को, समस्त आर्थिक क्रियाओं को आप जानते हैं 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। किसमें? 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 3 ही क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है। तो आप जानते हैं प्राथमिक में कौन कौन सी चीजें रखी गई हैं, यही जान लीजिए। कृषि, पहले इससे शिकार, पशुपालन, कृषि, मत्स्यन, खनन,
ये प्राथमिक है। द्वितीयक में उद्योग निर्माण विनिर्माण, ये क्या है, ये आपकी द्वितीयक है। और इसके बाद शिक्षा, सेवा, ठीक है, ये सब क्या है, तृतीयक है। चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, इंजीनियर हो, ये सभी सेवा कहलाता है। और उच्च श्रेणी की जो चीजें हैं उसे हम चतुर्थक में रखते हैं। इसमें नेट बैंकिंग तृतीयक में सब आएगा, नेट बैंकिंग, परिवहन, सब, ठीक है। इस आधार पर शिक्षण कौन सी है, तृतीयक आर्थिक क्रिया है। कौन सी है, तृतीयक आर्थिक क्रिया है। जान गए होंगे। आइए, देखिएगा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि ग्रामीण अधिवास में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता रहती है। ग्रामीण अधिवास में सोइएगा मत भाई, ठीक है, पढ़ते रहिए। समय बढ़ गया है तो ये नहीं, ये उसी तरह से है कि कछुआ को तेज दौड़ने नहीं आता है, ठीक, खरगोश बहुत तेज दौड़ता। बचपन में आपने कहानी पढ़ी होगी खरगोश और कछुआ की दौड़। तो ये नहीं कि आप बहुत रेस दौड़ के तो आए हैं, ठीक है, लेकिन समय को देख लिया आपने कि 2.5 महीने समय बढ़ गया, लाइए थोड़ा सा आराम कर ले, तो ये दिन जाते समय नहीं लगेगा, ठीक। फिर नींद आ गई तो कछुआ बाजी मार जाएगा। आज अगर रेस को जीतना है तो खरगोश की जरूरत है, लेकिन जो सोने वाला खरगोश ना हो, ठीक है ना जी। हाँ, इस चीज को जानिएगा। कह रहा है कि ग्रामीण अधिवासियों में किस प्रकार के व्यवसायों की प्रधानता होती है। तो ग्रामीण अधिवासियों में आप जानते हैं कृषि सबसे अधिक होती है, ठीक है, पशुपालन अधिक होता है, मत्स्यन अधिक होता है। तो ये सब क्या है, प्राथमिक अर्थव्यवस्था वाले हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगला, अब देखिए, ठीक, इसके बाद मृदा संसाधन आपका लगा है। क्या, मृदा संसाधन। इससे जो क्वेश्चन बने हैं देखिएगा वो कौन कौन से क्वेश्चन है। कह रहा है कृषि योग्य उर्वर मृदा किस प्रकार का संसाधन है। कृषि योग्य उर्वर, अभी आपको बताया गया है कि ये सामान्य सुलभ संसाधन है। कृषि योग्य उर्वर मृदा जो है कैसा संसाधन है, सामान्य सुलभ संसाधन। आगे और बढ़ जाइए। लैटराइट मिट्टी बनती है इसके कारण, अपर्दन के कारण, अपक्षय के कारण, निक्षेपण के कारण या निर्धना के कारण। लैटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा वही बनती है, वही निर्मित होती है जहां पर वर्षा अधिक होती है। तो इसका अपक्षयण होता है। क्या होता है, लैटराइजेशन। लैटराइजेशन के कारण बनती है कौन सी मृदा, लैटराइट मृदा, जहां सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि जो पोषक तत्व हैं छन छन के नीचे चले जाते हैं। आगे है कि दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी परेशान कर देता है जब हम नहीं जानते हैं। मृतिका का अनुपात अधिक तथा बालू के कम होते हैं। बालू के कणों का अनुगत अधिक और मृतिका की मात्रा होती है। मृतिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है उपर्युक्त सभी को। देखिएगा कौन सा प्रश्न दोमट मिट्टी के संबंध में कौन सा सही है। तो देखिए बालू के कण का अनुपात अधिक तथा मृतिका की मात्रा अधिक। देखिए यहां कोई मिस हो रहा है, कुछ लिखने में मिस किए हैं। मृतिका की मात्रा कम होती है, मृतिका की मात्रा क्या होती है, यहां कम होना चाहिए, कम होती है। बालू के कणों का अनुगत, बालू के कणों का अनुगत, देखिए अनुगत नहीं है, अनुपात है। क्या है, अनुपात, सही कर लीजिएगा, अनुपात। बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृतिका की मात्रा कम होती है, तभी ये क्या कहलाती है, ये दोमट मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है,
दोमट मिट्टी। समझ में आई बात? बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा मृतिका बालू तथा गाद का अनुपात बराबर होता है। मृतिका बालू तथा गाद का अनुपात क्या बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका सही कौन सा है? बी। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये कितना कितना होता है। देखिएगा इसमें बालू गाद और मृतिका का अनुपात, बालू होता है, देख लीजिए ताकि आपको विश्वास हो जाए, बालू होता है 40%, ठीक है। गाद होता है 40%, ठीक। गाद होता है कितना? 40%। और मृतिका होती है 20%। मृतिका कितनी होती है? 20%। इस तरह से ये क्या बनता है आपका? दोमट मिट्टी बनती है। टफ क्वेश्चन था, आसान नहीं था, ठीक है। कह रहे पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है? तो पौधों की उपज के लिए सबसे अच्छी मृदा दोमट मिट्टी होती है। आपने बचपन से पढ़ा होगा। कौन सी मृदा? दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी। कह रहा है कि जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से कौन सा लाभ नहीं मिलता है? मृदा अपरदन घटता है, मृदा प्रदूषण रोकता है, सिंचित भूमि में वृद्धि करता है, नदियों में अवसादीकरण कम करता है। जबरदस्त प्रश्न है ये, ठीक। जल्दी बताइएगा। नहीं है, नहीं मिलता है, ये बताइएगा। जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन से कौन सा लाभ नहीं होता? तो पहला तो होगा मृदा अपरदन घटता है, मृदा प्रदूषण रोकता है, ये भी सही है, ठीक है। सिंचित भूमि में वृद्धि करता है, सिंचित भूमि में वृद्धि करता है, जल्दी बताइएगा। ये भी सही है। और नदियों में अवसादीकरण कम करता है। जल ग्रहण प्रबंधन से नदियों में अवसाद कम होता है, यह नहीं मिलता। यह डी सही है आपका, ठीक है। डी क्या है? सही है। बाकी सभी अब उल्टा मामला है, ठीक है। नहीं पूछा है इसलिए डी सही है, ठीक है ना जी। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से ए और कारण आर पर विचार कीजिए। वन विनाश से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है, ये बात सही है, ठीक है। क्योंकि वन नहीं रहेगा तो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं वनों की जड़ें। तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है, ठीक है। तीव्र मृदा अपरदन द्वारा नदियों में बाढ़ आती है। जल्दी से बताइएगा कौन सा सही है। कथन और कारण वाला प्रश्न है, ठीक है। तो ये देखिएगा दोनों बातें तो सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी बी, ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है। हाँ, आगे है कि सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1938 में प्रकाशित हुआ? गजब का प्रश्न है, मिसलेनियस टाइप का आपका लगेगा। 1938 में कौन सा मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ है? तो यह यूएसए का। कहां का? यूएसए का, ठीक है। भारत में 8 तरह की मिट्टी को पाई जाती है। भारत की मिट्टी को 8 प्रकारों में बांटा गया है। हाँ, आगे है कि एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है बालू और कंकड़, सूखे मृत पत्ते, बालू और चिकनी मिट्टी, दोमट और खादर मिट्टी, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी कौन कौन सी होगी? दोमट और खादर। खादर जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर कहते हैं, जहां पर नदियों का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, और जहां नहीं पहुंचता उसे हम बांगर कहते हैं। आगे कह रहा है मिट्टी संरक्षण के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। मिट्टी में जीवांश वर्धन मिट्टी संरक्षण का अभिन्न अंग है। आवरण फसलों का उपयोग आवश्यक है। नहरी सिंचाई मिट्टी संरक्षण का प्रभावी उपाय है। कौन सा कूट सही है? ठीक है, नीचे देखिएगा, नीचे तो देखिएगा मिट्टी में जीवांश वर्धन
मिट्टी संरक्षण का अभिन्न अंग है, ठीक है। ये आवरण फसलों का उपयोग आवश्यक है, ये भी ठीक है। नहरी सिंचाई मिट्टी संरक्षण का प्रभावी उपाय है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। नहरी सिंचाई के द्वारा बहुत जगह पर दिक्कतें आ जाती है, मिट्टी अम्लीय टाइप की हो जाती है। तो 1 और 2 ज्यादा सत्य है, 1 और 2 सही है। आगे अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से मृदा संरक्षण हेतु हमें क्या करना चाहिए? उर्वरता बढ़ाना, मृदा अपरदन रोकना, फसलों में हेर फेर करना, ठीक है। तो ये सभी सही हैं। ये क्या है? सभी। उर्वरता बढ़ाएं, मृदा अपरदन को रोकें और फसलों में हेर फेर करें, फसल चक्र जिसे कहते हैं। क्या? फसल चक्र। कह रहा है सामान्य मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा जल का प्रतिशत पाया जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत जल और कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ और कितना जल पाया जाता है? तो देखिएगा, खनिज पहले है, खनिज 40% पाया जाता है और जल 25% पाया जाता है। ये बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी। नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कर लेना है? क्योंकि छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, जब प्रश्न आता है तो दिमाग घूमने लगता कि ये कहां से आ गया। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी? बलुई, दोमट, चिकनी या भूरी? तो अभी मैंने बताया बलुई, दोमट, सॉरी। आगे है कि पिंडित लावा के अपक्षेण से कौन सी मृदा बनती है? पिंडित लावा तो जहां पर पठारी क्षेत्र है, यानी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित है, वहां के विखंडन से, टूटने से, जमने से कौन सी मृदा बनती है? आपको पता है, ये मिट्टी बनती है काली मिट्टी। काली मिट्टी, ठीक है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी या रेगुण मृदा भी इसे कहते हैं, जो गन्ना और कपास के लिए जानी जाती है। किसके लिए? गन्ना और कपास के लिए, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं। आगे ठीक, देखिए कह रहा है मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें इसके निम्नीकरण को रोकना चाहिए। किसके निम्नीकरण को? वायु, जल, भूमि, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो मरुस्थल का विकास क्यों हुआ है? सबसे पहले तो ये आप जानिए, सबसे पहले ये जानिए कि किसी क्षेत्र में मरुस्थल का विकास कैसे हुआ है। मरुस्थल का विकास जल की कमी के कारण हुआ है, जल की कमी के कारण हुआ है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें इसके निम्नीकरण को रोकना चाहिए। किसके निम्नीकरण को पूछा है, यानी इसका सही आंसर होगा भूमि की निम्नीकरण को रोकना चाहिए। भूमि का मतलब उसका निम्नीकरण, मतलब उसमें दुनिया भर की चीजें, उसके गुणवत्ता में कमी आना ही भूमि का निम्नीकरण कहलाता है। समझ में आई बात? इसलिए सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा? आंसर सी, भूमि के निम्नीकरण को रोकना चाहिए। आगे कह रहा है मृदा निच्छालन से व्यापक प्रभावित है उष्णार्द्र प्रदेश, स्टेपी, सवाना और या टैगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। निश्चालन तो जहां वर्षा होगी वहां निश्चालन से ज्यादा प्रभावित होगा उष्ण और आर्द्र प्रदेश, ठीक है ना जी। आगे है दोषयुक्त सिंचाई पद्धति के कारण होने वाला प्रदूषण कहलाता है। दोषयुक्त सिंचाई के कारण कौन सा प्रदूषण होता है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा निच्छालीकरण, ठीक है, ये होता है दोषयुक्त सिंचाई के कारण। जैसे पंजाब नहरों के द्वारा ज्यादा सिंचाई करता है, इसलिए सबसे ज्यादा निम्नीकरण भूमि की दिक्कत वहीं पर आ रही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? परत अपरदन में गहरी नालियां बनती हैं। असत्य है, परत अपरदन में गहरी नालियां बनती हैं, तो यही पहला ही असत्य हो गया। परत अपरदन में कहां से गहरी नालियां बनेंगी, ठीक है। चीका मिट्टी के कण बहुत महीन होते हैं, यह भी सही है। काली मिट्टी को रूसी भाषा में चरनोजम कहते हैं। और
ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी ज्वालामुखी मिट्टी कहलाती है। ठीक, आगे तो पहला ही कथन सही है। परत अपर्दन को चादर अपर्दन भी कहते हैं, उसमें नालियां नहीं बनती, पूरी ऊपर की परत ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, बह जाती है कटकर। ठीक है, इस प्रकार ये 36 क्वेश्चन थे। इसके आगे का वीडियो कल जाएगा। ठीक है, ऊर्जा संसाधन से संबंधित। तो ये क्लास आपको कैसी लग रही, एकदम शुरू से लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, ठीक है, उसके बारे में कमेंट करिएगा और नोट बना लीजिए कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा था, इस परेशान कर रहा था, उसको जरूर आप हल कर लीजिए 1 से 2 बार। तो धन्यवाद। आपका एग्जाम बहुत बेहतरीन हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो आपके हिस्से की मेहनत अपने भी कर रहे हैं। ठीक है ना जी। तो कमेंट करिए और एग्जाम टाइम एकेडमी को सपोर्ट करिए। एक दिन आपका भविष्य बनेगा। निश्चित रूप से आप जब सपोर्ट करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी, क्योंकि देखिए अध्यापक का जो सपना देख रहे हैं, उनकी आगे वाली पीढ़ियां भी लगभग अध्यापक की श्रेणी में जाती हैं। तो ये चैनल आपको ना केवल आपको साथ देने वाला है, बाकी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी साथ देने वाला है। तो नमस्कार, चलते हैं इसी वादे के साथ कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना और हमारा दोनों का साथ देंगे। तो धन्यवाद सुनने के लिए।